आज से देश में नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए हैं। आपने खूब सुना होगा आईपीसी, सीआरपीसी के बारे में। ये अब सब बदल गया है, नए नाम हो गए हैं। 1860 में बने आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस काम करेगा। 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस काम करेगा और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए काम करेंगे। तो काफ़ी कुछ बदल जाएगा भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें। तो क्या कुछ बदलने वाला है, क्या खास बातें हैं जो आप लोगों को जान लेने चाहिए? पुलिस के सामने क्या चुनौतियां आने वाली हैं, वकीलों के सामने क्या चुनौतियां आने वाली हैं, विपक्ष इसको लेकर क्यों लगातार विरोध कर रहा है, सभी विषयों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ेंगे अनस तनवीर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। साथ ही हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी, जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको और उसकी खबरों से जुड़े अपडेट्स लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो बातचीत शुरुआत करते हैं अनस जी आपके साथ। पहले तो मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा आसान भाषा में समझा दें, ये आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, और ये जो नए नाम दिख रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या जो इंडियन एविडेंस कोड की जगह बीएसए हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो पहले जो आईपीसी सीआरपीसी क्या होता है और जो नया हो गया है उसमें क्या अंतर है, थोड़ा बता दीजिए। देखिए, आईपीसी आप लोगों ने फिल्मों में और इन सब में, पुरानी फिल्मों में खास करके सुना होगा, ताजे रातें हिंद कहते थे। तो इंडियन पीनल कोड बेसिकली ये डिफाइन करता है कौन कौन से एक्शन ओमिशन असल में क्राइम होते हैं। जो कोड है, जो सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो बेसिकली बताता है कि अगर कोई, जो कि कोर्ट की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, वो कैसे चलेगी। अगर कोई मामला आता है, कोई केस होता है, तो कोर्ट कैसे काम करेगी, पुलिस कैसे काम करेगी, बेल कैसे मिलेगी, किसके क्या प्रोविजन है, वो उस प्रोसीजर कोड में था। एविडेंस एक्ट बेसिकली आपको वो बताता है कि मान लीजिए कोई बरामद की हुई, मैं आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके फोन से कुछ बरामद हुआ या आपके पास से कोई हथियार बरामद हुआ, अब उसको कैसे देखा जाएगा, वो यानी वो सबूत कैसे अप्रिशिएट किया जाएगा कोर्ट में, वकील उस पर कैसे दलीलें देंगे, उसको हम वो इंडियन एविडेंस एक्ट से गवर्न होता था। आज से इंडियन पीनल कोड भारतीय न्याय संहिता हो गया है, सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून हो गया है, संहिता हो गया है, और एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। ये तीन चीज हुई हैं और इनके सही तरीके से देखा जाए तो 90% चीजें सेम। तो जो डीकोलोनाइजेशन की बातें हो रही हैं, अगर आप प्रोविजन की लैंग्वेज देखिए, जो प्रिंसिपल्स जिन पे हम डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे डेथ पेनल्टी, उसको आप हटाते तो वो डीकोलोनाइजेशन माना जाता है, क्योंकि वो एक कॉलोनियल प्रैक्टिस है। तो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस नहीं बदली हैं, आपने इंग्लिश से हिंदी कर दिया है, कुछ नए कानून ले आए हैं, एक कुछ प्रोग्रेसिव बातें हैं इसमें, कुछ बहुत ड्रैकोनियन बातें हैं इसमें, वो हम आगे जब बढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो आपने पहले तो बेसिकली हमें समझा दिया कि किस तरीके से चीज़ें बदली हैं, पहले क्या था और अब क्या हो गया है। थोड़ा पीयूष के पास चलना चाहूँगा क्योंकि पीयूष लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्टिव रहते हैं। आपकी बिरादरी अनस जी वकीलों के बीच एक्टिव रहते हैं, तो मैं जी आपसे भी जी जी। जानना चाहूँगा कि वकीलों के बीच इसको जो बदलाव हो रहे हैं उसकी क्या चर्चा है। और पीयूष जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या है, कैसे इसका स्वागत हो रहा है या विरोध हो रहा है जजों के बीच, वकीलों के बीच, क्या सुनने को मिल रहा है, कैसे ले रहे हैं इसको ये लोग? बिल्कुल, देखिए सौरभ, इसमें अहम बात ये है कि जिस तरह से अचानक बदलाव हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल हुई थी और अभी एक नई पिटीशन फिर से फाइल हुई है। पहली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर चुका है और उस पर रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को देने के लिए कहा गया था। दूसरी जो याचिका है वो अभी लंबित है और इस मामले पर सुनवाई होनी है। रहा सवाल तीनों कानूनों का, तो इस मामले में जो न्याय संहिता है, यानी कि हमारा आईपीसी था और अब वो भारतीय न्याय संहिता हो गया, तो कुछ जो धाराएं उसमें थी 511 थी और अब कुल 328 कर दी गई हैं। तो ऐसी बहुत सारे जो बेवजह की धाराएं थी उनको हटाया गया और इसके अलावा 21 नई धाराएं जो हैं वो जोड़ी गई। तो संभावना जो वकील साहब ने जताई
वो बिल्कुल सही है कि प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं और बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं वो समान रखी गई हैं और ये आपको एक्ट में भी स्पष्ट होगा। और अगर आप उसका कोई टैली क्रिएट करेंगे, बनाएंगे कि जैसे मान लीजिए हत्या की जो धारा थी उसकी जो परिभाषा थी 302 की और इसमें जो 103 रखा गया है तो उसकी परिभाषा बिल्कुल समान है और जो सरकार की ओर से टैली प्रदान की गई है उसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि आईपीसी और इसकी धारा की जो परिभाषा है वो समान है। जहां पर बदलाव किया गया है वो स्पष्ट किया गया है। रहा सवाल कि हम 1860 के कानून में अचानक बदलाव करके ले आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया कि इस मामले में जो चर्चा होनी चाहिए थी वो व्यापक तौर पर नहीं हुई और अचानक ये बदलाव किया गया है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए ढांचागत तौर पर हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि इसमें इंटरनेट के ज़रिए एफआईआर फाइल करने से लेकर के जो प्रोसीजर है पूरा कोर्ट का वो भी इंटरनेट पर डिपेंड रखा गया है। हालांकि ऊपरी अदालतों में सारी व्यवस्था सुचारू हो गई है और आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो हेयरिंग है वो भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन रहा सवाल निचली अदालतों का और ख़ास तौर पर अधीनस्थ अदालतें जो दूर दराज क्षेत्रों में हैं या तहसील में हैं या शहरों में भी स्थित हैं, वहाँ अभी इसकी व्यापक व्यवस्था नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये एक दिक्कत बड़े पैमाने पर अभी देखने को मिलेगी और ख़ास तौर पर वकीलों को इसका सामना करना पड़ेगा। रहा दूसरा सवाल कि अभी जो केसेस पेंडिंग हैं आईपीसी और के ज़रिए उनके जो केसेस चल रहे हैं, जो मुकदमे दर्ज हुए थे अभी वो चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जजों को ये परेशानी उठानी पड़ेगी कि एक तरफ नया कानून है जो नए मामले आए हैं और दूसरी तरफ जो पुराना कानून है उसके पुराने जो मामले आए हैं, तो दोनों से ही उन्हें निपटना पड़ेगा और दोनों के ही जो मुजरिम होंगे उनके साथ में व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो पीड़ित होगा उनको इंसाफ देना होगा। तो अभी जो कानून लागू हुआ है उसकी प्रैक्टिकल दिक्कतें वकीलों को, पत्रकारों को और जजों को सभी को फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके सामने जैसे ही आईपीसी का 302 आता था आपके दिमाग में कौन जाता था कि हत्या का मामला है। लेकिन अगर अब 103 आएगा और साथ ही ये कहा जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता है, तो संभावना ये बनती है कि आपको एक बार अपने दिमाग पर जोर देना पड़ेगा कि हाँ ये मामला जो है हत्या का है, लेकिन उसके लिए आपको जोर देना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे आदत में शुमार होगा और जो बात कही जा रही है कि अंग्रेज़ों के समय बनाए गए कानून को पूरी तरह से बदल दिया गया, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये ज़रूर है कि ये आज़ाद भारत में बने हुए कानून हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि इसमें बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं, जो धाराओं की हैं, वो समान रखी गई हैं। हालांकि बहुत सारे बदलाव ऐसे भी हैं जो नई दिशा में ले जाते हैं, जैसे आतंकवाद की परिभाषा हो गई, मॉब लिंचिंग की परिभाषा हो गई। तो ये सारी स्थितियां जो नई उपजी थी उनसे निपटने के लिए भी तैयारी की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पुराने कानून और नए कानून में आपको कई जगह समानता देखने को मिल जाएगी। जी सौरभ। बिल्कुल, तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है और उतना भी चेंज नहीं हुआ है कि आप कह दें कि एकदम नया हम बना कर ले आए हैं। और जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आने वाली, अनस मुझे लगता है आप ज़्यादा बेहतर इसको समझा पाएंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं, वकील हैं। और जो धाराएं चेंज कर दी गई हैं कि जैसे धोखाधड़ी का सबको पता था 420 था, वो 318 अब हो जाएगी धारा बीएनएस के तहत। तो ऐसे तमाम धाराएं हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। तो आप लोगों को जो अब तक के करोड़ों पेंडिंग केसेस हैं वो आप लोगों को अभी निपटाने हैं, जजों के सामने जाने हैं, उनके लिए वकालत करनी है। तो आपको पुराना भी पूरा याद रखना पड़ेगा धाराएं, मुझे लगता है, और नई वाली भी, क्योंकि आज से जो भी मुकदमे दर्ज होंगे, जो भी इस तरह के केस होंगे, वो नई धाराओं के तहत होंगे। तो कितना मुश्किल होने वाला है ये बताने से पहले थोड़ा सा मुझे मेजर जो चेंजेस, हमने इस पर बात नहीं की, आप क्योंकि वकील हैं, जो बड़े चेंजेस हुए हैं जिनको पब्लिक को जानना चाहिए वो बता दिए, फिर आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर। देखिए, अभी एक ट्विटर पे एक मीम देख रहे थे कि अब चाची 420 फिल्म को चाची 318 कहो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही अब हमको भी दो वो याद रखना पड़ेगा और शायद हमको अपनी फीस बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन खैर, आपके सवाल पे आते हैं। सबसे पहले दो चार अच्छी चीजें हैं। एक सबसे अच्छी चीज ये है कि एक रिफॉर्मेटिव रिस्टोरेटिव जस्टिस की तरफ इस बढ़ा गया है यहाँ पे, जहाँ पे जैसे डिफेमेशन और छोटे मोटे क्राइम्स के लिए
कम्युनिटी सर्विस की का प्रावधान बनाया गया है सेक्शन 4 में। तो अब कम्युनिटी सर्विस में क्या होता है कि आपको रोड साफ करने से लेके, अभी जुवेनाइल वाले केस में आपने देखा ऐसे लिखने तक को कहा जा सकता है। तो वो सही तरीका नहीं है, ऐसे लिखने से कम्युनिटी को कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, रिफॉर्मेटिव रिस्टोरेटिव जस्टिस की जो हम बात करते हैं उसकी तरफ एक ये कदम है। एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का प्रोविजन है, लेकिन इस पे पहले कानून भी आया था, कभी रूल्स नहीं बने, बहुत एक्सप्लेन्ड प्रोविजन नहीं है ये भी। मॉब लिंचिंग पे कानून का प्रोविजन बनाया है, उस पे मेरा मॉब लिंचिंग पे बहुत व्यापक काम रहा है। हमने रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने तहसील पूनावाला में गाइडलाइंस निकाली, वो उसको ड्राफ्ट करने में हमारा रोल था। तो हमारा ये मानना है कि ये भी बहुत अभी क्लियर नहीं है और ये प्रोविजन कम पड़ेगा इस मुसीबत से लड़ने के लिए। उसके अलावा एक नई चीज ये आई है कि सेक्शन 69 में फॉल्स प्रिटेंस ऑफ मैरिज पे या फॉल्स प्रॉमिस पे शादी के अगर आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी से बनाया है तो वो रेप की उसमें आ गया है। अब ये पहले भी था, ये आईपीसी का हिस्सा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट स्टेट वर्सेस उदय के जजमेंट के थ्रू ये आया था। इसके बाद इसका इतना ज्यादा मिसयूज हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक परिधि बांध दी थी। इसको हम जैसे अलग अलग तरह के वकील होते हैं, प्रोसिक्यूटर होते हैं, डिफेंस होते हैं, हम डिफेंस वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा आसान कर दिया था तो बेल लेना और ये सब, क्योंकि ऐसे बहुत झूठ फैलता था जी। अब ये प्रोविजन जब आया था 2003 की या 2002 की बात है, वहां से लेके अब तक पूरा समाज बदल चुका है। आप गांव देहात में चलिए, अभी भी ये थोड़ी समस्या होगी कि आपने किसी से शादी का वादा किया, इसकी पूरी बेसिस क्या है कि आपने किसी से सेक्सुअल एक्टिविटी की कि जो आपके साथ तब सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाह रही थी जब आप उससे शादी कर रहे, तो आपने शादी का झूठा वादा किया। आज के जमाने में ये बहुत हद तक बदल गया है। तो कल को कोई डिसग्रंटल्ड गर्लफ्रेंड होगी तो वो भी इस पे आप पे रेप का केस डाल सकती है। अब प्रोसेस इज पनिशमेंट, आप पे एफआईआर हुई, कोई ये नहीं समझेगा कि आप पे ये वाले रेप की हुई है, दुनिया ये कहेगी इन पे रेप का केस हुआ था। तो एक बदनामी आपकी होगी, आपको बेल लेने में मुश्किल होगी, आप बाहर निकलेंगे तो अगर आप बरी भी हो गए तो समाज में आपकी एक इमेज खराब हो चुकी। तो इस प्रोविजन की कोई बहुत जरूरत नहीं थी, इससे कोई बहुत प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है बहुत ज्यादा लोगों को। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे एफआईआर रजिस्ट्रेशन की बात है कि हमने ईमेल कर दिया, एफआईआर रजिस्टर हो गई। अब इसमें ये अच्छी चीज है क्योंकि हम लोग बहुत हिचकते हैं पुलिस थाने में जाने से। हाँ, हम पुलिस चौकी नहीं जाना चाहते, हमको लगता है कि यानी बदनामी होगी, पुलिस की इमेज ऐसी हो गई है। बहुत हद तक वो सही इमेज भी है, कुछ हद तक गलत इमेज भी है, लेकिन वो इमेज हो गई है कि हम पुलिस थाने नहीं जाना चाहते। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस प्रोविजन का कोई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि पुलिस आपके जाने पे भी एफआईआर दर्ज नहीं करती। कॉग्निजेबल ऑफेंस में ललिता कुमारी में 5 जज बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जो कहती थी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में मैंडेटरी विदाउट एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एफआईआर दर्ज होगी, वो भी नहीं होता था। और अब नए प्रोविजन में ये कर दिया है, मैंडेट कर दिया कॉग्निजेबल ऑफेंस जो 7 साल तक की सजा जिनमें है, 3 से 7 साल तक की, कि उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। तो एफआईआर उस बीच में उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कंप्लेंट डॉक्टर होने से लेके स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस होने से लेके ब्राइबरी से लेके हर चीज का स्कोप बढ़ गया जी। पेंडेंसी बहुत ज्यादा ही है, उस पर हम आगे आके इस पे डिस्कस करेंगे। एक अच्छी दो चार आपने कहा बातें बता दूं तो एक तो अच्छी चीज ये है कि थोड़ा विक्टिम सेंट्रिक भी बनाया है कि पुलिस को 90 दिन के अंदर अंदर विक्टिम को या जिसने एफआईआर लिखवाई है उसको विवेचना कहाँ पहुंची और विवेचना की क्या स्टेटस है, कोर्ट में क्या सबमिट हुआ है, उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। अभी आपको, अगर आप विक्टिम है, आपको चार्जशीट लेने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, वो आपको अपने आप मिलेगी। उसके अलावा आपका ये जीरो एफआईआर महिलाओं के केसेस में पहले भी होती थी, अब उसको एक प्रोविजन में ढाल दिया गया है कि आप कहीं पे भी ऑफेंस हुआ है लेकिन आप कहीं भी एफआईआर कर सकते हैं और वो 15 दिन के अंदर वो पुलिस स्टेशन वहां से ट्रांसफर करेगा इस एफआईआर को। तो ये कुछ नई चीजें हुई हैं। ये भी हुआ है साथ में कि अगर मान लीजिए कोई अक्यूज प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो उसको इन एब्सेंशिया भी ट्राई किया जा सकता है। इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है। कई बार क्या होता है, जैसे 138 ले लीजिए आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चेक बाउंस के केसेस में,
वो भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है, लेकिन उसका सिविल नेचर। अब आपके पास समन्स कभी सर्व ही नहीं हुआ, कोर्ट ने आपका एड्रेस गलत था, कुछ भी था, आप पे कभी समन्स सर्व ही नहीं हुआ, तो एक्स पार्टी आपके अगेंस्ट ट्रायल हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ट्रायल का पार्टी नहीं था, मिस ट्रायल नहीं आप बोल सकते। तो ये कुछ चीजें जो बदली हैं, नई आई हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, लेकिन मोटा मोटा इससे ज्यादा चेंजेस इसमें है नहीं। बिल्कुल। अनस, थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं, उससे पहले मैं पीयूष से जानना चाहता हूं कि जो विरोध दिख रहा है खासतौर पर विपक्ष की तरफ से इस पूरे मामले पर लगातार देखने को मिल रहा है, संसद में भी इस बात का विरोध हुआ और बाद में भी इस बात का विरोध हुआ कि पूरी चर्चा के तहत इसको बिल को पास नहीं कराया गया, जल्दबाजी में पास कर दिया गया। तो अब फिलहाल जब संसद चल रही है, नई सरकार आ चुकी है, विपक्ष का क्या स्टैंड है? फिलहाल विपक्ष क्या कह रहा है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, बिल्कुल इस मामले में विपक्ष का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि इस मामले में सरकार की ओर से संसद में व्यापक चर्चा नहीं की गई और अचानक ही ये कानून लाया गया। ये व्यवस्था के विपरीत है, क्योंकि संसद में प्रक्रिया है कि जब कैबिनेट किसी बिल को अप्रूव कर देता है और उसे पेश करने के लिए भेज देता है, तो लोकसभा या राज्यसभा जहां भी पहले पेश होती है, उसके बाद पेश होता है, उसके बाद व्यापक चर्चा होती है। और चूंकि ये कानून पूरी तरह से नागरिकों से जुड़ा हुआ है, और आप भले ही इसे भारतीय न्याय संहिता कहें या कोई और नाम दे दें, लेकिन इसमें दंड के प्रावधान हैं, और दंड किसे दिया जाना है? जो नागरिक अपराध कर रहा है और जो विक्टिम हो रहा है उसे इंसाफ मिलना है। तो ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर ये लोगों से जुड़ा हुआ मामला था। और इसमें जो असल बात ये है कि कहा गया सरकार की ओर से विशेषज्ञों से राय ली गई है, और जो ख़ास तौर पर जो विधि विशेषज्ञ हैं, कानून विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपना इस पे स्पेसिफिक ख़ास तौर पर लिख करके दिया है। और जो पूर्व में लॉ कमीशन की सिफारिशें थीं उनको भी शामिल किया गया है, और जो सरकार में बड़े पदों पर वकील हैं, ख़ास तौर पर अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, उनकी ओर से भी इस मामले में चेक एंड बैलेंस को ध्यान रखा गया है, उन्हें भी इस परिचर्चा में और चर्चा में शामिल किया गया था। लेकिन विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि उनकी राय पूरी तरह से ज़रूरी थी और व्यापक चर्चा की जानी चाहिए थी, और यही सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई थी, और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए नकार दिया था कि अभी कानून लागू नहीं हुए हैं, और लागू ना होने की स्थिति में हम इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, यानी कि नोटिस नहीं जारी कर सकते। आप सरकार के पास जाइए और इस पर रिप्रेजेंटेशन दीजिए, जब उनका कोई जवाब हो तो आप हमारे पास फिर आइएगा। हालांकि कानून लागू होने से ठीक पहले एक याचिका और दाखिल हो गई, और उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है कि जल्द ही सुनवाई करेगा। रहा सवाल इसमें नए और पुराने जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर के, तो देखिए कई इश्यूज सुप्रीम कोर्ट पहले ही क्लियर कर चुका था, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी डायरेक्टिव होता है या फिर फैसला होता है, वो भी आप उसको ये कह सकते हैं कि दैट इज़ अ लैंड ऑफ लॉ। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामले में सभी जो FIR थी और जो एक्शंस थे उन पर रोक लगा दी थी। अब सरकार ने क्या किया, राजद्रोह का जो कानून था 124A IPC में, उसको हटा दिया है, और नए जो कानून हैं यानी कि भारतीय न्याय संहिता, उसमें एक सेक्शन शामिल कर दिया है, और उस धारा में सीधे तौर पर जो भारत के खिलाफ यानी देश के खिलाफ जाता है या उसके अगेंस्ट उसका एक्ट रहता है, तो उस पर देशद्रोह लगाया जाएगा, ये तय कर दिया है। तो उसमें सुधार किया गया है। इसी तरह से मॉब लिंचिंग को लेकर के कोई स्पष्ट कानून नहीं था, मॉब लिंचिंग के लिए स्पष्ट कानून आ गया। चोरी को लेकर के कोई संगठित गिरोह बना करके अगर चोरी कर रहा है तो उसको लेकर के कोई व्यवस्था नहीं थी, वो भी शामिल किया गया है। यानी कि करीब 21 जो नई धाराएं शामिल हुई हैं, उसमें नए प्रोविजंस रखे गए हैं, और बहुत सारे जो पुराने प्रोविजंस जो IPC में थे, जो बेकार पड़े थे, उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा था, उन्हें ख़त्म किया गया है। लेकिन ये पूरी तौर पे सटीक तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि सभी सेक्शंस की परिभाषाओं को बदल दिया गया या फिर सभी कुछ पूरी तरह से नया कर दिया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मौजूदा समय की मांग है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से FIR हो गई, या डिजिटली जो प्रयोग किए जाते हैं उनके ज़रिए सुनवाई हो गई, तो ये सारे
शामिल किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि 1860 में जो व्यवस्था लाई गई थी कहीं न कहीं वो अभी भी मौजूद है। और अगर आप हत्या के अपराध की बात करते हैं या फिर आप रेप के कानून की बात करते हैं तो उनकी सज़ा को आप सख्त भले कर दें, लेकिन उनकी परिभाषा में बदलाव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत सटीक थी। तो यही वजह थी कि सरकार ने बहुत सारे जो धाराएं जो आईपीसी में थी उनको, उनकी परिभाषा को इसमें शामिल किया, नंबर्स में बदलाव किए गए धाराओं की। और अब ये एक बड़ी परेशानी ख़ास तौर पर वकीलों और पुलिस के लिए होगी। एक बात मैं और आपको अभी बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि आज से लागू हो गया है नए तीनों कानून, तो आईपीसी और सीआरपीसी में अभी एक्ट नहीं होगा। सीआरपीसी तो तब तक चलती रहेगी जब तक कि पुराने जो केसेस हैं वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते, और जो एविडेंस एक्ट है वो भी तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक पुराने जो केसेस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते। और आईपीसी में जो नए मामले दर्ज होंगे वो 30 जून रात 12 बजे से पहले के होंगे। और कई मामलों में ऐसा होता है कि आप कुछ दिनों बाद एफआईआर दर्ज कराते हैं। कई केसेस तो मैंने देखे हैं जिनमें रेप के मामले में भी 6 महीने बाद या 7 महीने बाद कोर्ट में केस आया और कोर्ट ने उसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर 30 जून रात 12 बजे से पहले का मसला होगा और अपराध होगा तो उस मामले में आईपीसी में मामला दर्ज किया जाएगा। अच्छा। जी सौरभ। बिल्कुल, तो कुल मिला के नए कपड़े पहना दिए गए हैं, काफ़ी कुछ नया भी है, काफ़ी कुछ पुराना भी रिपीट है। जो नया कानून देश के सामने आज लागू हो गया है और अब से इस्तेमाल में लिया जाएगा। मगर जैसा कि पीयूष ने बोला कि तमाम दिक्कतें भी आने वाली हैं इसको लागू करने में, और अनस भी बता रहे थे, हम थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं अनस, कि कितना मुश्किलात बढ़ने वाली है पुलिस की, वकीलों की, जजों की, और आम जनता के लिए भी क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इस पूरे कानून के लागू होने के बाद। हमने पॉजिटिव्स पे बात कर ली कि तमाम वक्त की ज़रूरत थी कि जो डिजिटलाइजेशन इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में बदलाव हुआ है और डिजिटल स्पेस का दखल बढ़ा है, तो टेक्नोलॉजी के कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे उसके जो नेगेटिव्स हैं उनसे उनका सामना किया जाए, इसके लिए भी काफ़ी कुछ शामिल किया गया है इस नए कानून में। मगर जब प्रैक्टिकल बात आती है, ज़मीन पर लागू करने की बात आती है, तो पहले से ही तमाम खामियां हैं न्याय व्यवस्था में, जिनकी चर्चा लगातार होती रहती है। करीब 5.25 करोड़ केस हैं जो फिलहाल पेंडिंग हैं इस देश में, और वो मुझे लगता है सब के सब पुराने आईपीसी, सीआरपीसी के तहत सब चल रहा था, और पेंडिंग केसेस के साथ लगातार अब नए कानून के तहत चीज़ें लागू होंगी। तो कितना मुश्किल होने वाला है, थोड़ा मुझे समझाइए प्रैक्टिकल तौर पर अनस जी। देखिए, तकरीबन 80-87 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं ऑल ओवर इंडिया। कुछ 30-30 साल पुराने हैं। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का रोस्टर देखिए तो शायद इस वक्त 92-93 के क्रिमिनल अपील्स कोर्ट सुन रही है। तो हम अभी ऑलरेडी इतना पीछे चल रहे हैं। पेंडेंसी खत्म तो होगी नहीं इससे कि पेंडेंसी बढ़ेगी। एक चीज होती है क्रिमिनल लॉ में, सर्टेनिटी जो है वो आपके सीधे आर्टिकल 21 से, जो आपका राइट टू लाइफ है, क्योंकि राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है वो सिर्फ उस जब प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जो होता है उससे ही ली जा सकती है। अब यहाँ पे प्रोसीजर कौन सा चलेगा? ये ठीक है, आपका सब्सटैंटिव लॉ जो है आईपीसी जो है वो तो रेट्रोस्पेक्टिव, यानी जो नया आपका बीएनएस है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, लेकिन प्रोसीजर लॉ तो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, उस पर तो कोई मना ही नहीं है। तो अब स्टेट की कोशिश ये होगी कि वो कहे कि हम नए वाले प्रोसीजर से चलेंगे। डिफेंस की हम लोग की कोशिश होगी कि हम पुराने उससे चले, या जो जिससे हमको फायदा हो रहा है हम उससे चले। जब तक इस पे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स नहीं आ जाते, और वो भी सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, और वो भी जरूरी नहीं है 2 जज बेंच, 3 जज भी आएगा, 5 जज भी आएगा, इसमें अभी 10 साल लग जाएंगे इस चीज को सर्टेन होने में। तो ये डीमोनेटाइजेशन की तरह थोड़ा सा होने जा रहा है आगे चल के बहुत, और ये उससे ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि ये आपकी लिबर्टी का मामला है जी। अब आपका जैसे मान लीजिए कस्टडी का पीरियड पहले 15 दिन को होती थी, पहले 14 दिन होती थी, उसमें पुलिस कस्टडी मिलती थी। आपको अब उसी 15 दिन के पीरियड को 60 से 90 दिन के, 60 दिन के अंदर अंदर आपसे कभी भी आपको पुलिस कस्टडी पे लिया जा सकता है। तो मान लीजिए आप आज अरेस्ट हुए, कल आपको जेसी में भेज दिया गया जुडिशियल कस्टडी में,
जैसे ही आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, आपका वकील बेल फाइल कर सकता है। अब क्या होगा, अब आप जुडिशियल कस्टडी में है, आपने बेल फाइल किया, आपको तुरंत वो पुलिस कस्टडी फिर से मांग ली कि हमें कोई नई चीज मिली, हमको इनको फिर से पुलिस कस्टडी में लेना है, तो आप वापस से पुलिस कस्टडी में चले गए, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। ऐसे ही टेररिज्म को इसमें लेके आए हैं। तो जो प्रोविजन है वो यूएपीए से ज्यादा ड्रैकोनियन है। यूएपीए स्पेसिफिक टेररिज्म के लिए था, उसमें सैंक्शन, जैसे अभी अरुंधति रॉय के केस में या पहले उमर और इन सब के लिए, कन्हैया के लिए वो एक एलजी ने वो दिया था, सैंक्शन देते हैं, एक सैंक्शन मांगना पड़ता है यूएपीए में प्रोसिक्यूट करने के लिए। अब सैंक्शन की जरूरत नहीं है। यूएपीए में कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस थे कि एक सीनियर थोड़ा हायर पुलिस ऑफिशियल है, वो रजिस्टर करेगा, वो एक्शन लेगा। अब कोई भी पुलिस वाला आपके खिलाफ टेररिज्म में एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन बहुत वाइड हो गई है। वैसे ही जैसे पीयूष जी ने कहा, आपका सेडिशन को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। आपने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की मानते ही नहीं है, हम वापस लेके आ गए। और अब इसको जो पहले डिसअफेक्शन था टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, अब उसको एंडोर्सिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कर दिया। अब ये बहुत वेग टर्म्स है। तो जैसे कोई प्रोटेस्ट करता है, या आपके टीवी पे मैं आज ये बात बोल रहा हूं, मैं इन कानूनों को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, तो हो सकता है इसको इसकी डेफिनेशन में डाल दिया जाए। और ये बहुत सीरियस कानून है, अभी इसमें बेल लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी मुसीबतें, आपने इलेक्ट्रॉनिक उसको एविडेंस को प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को प्राइमरी एविडेंस कर लिया। आपने डीप फेक के लिए तो कोई रूल्स बनाए नहीं। आज के जमाने में जहां एआई से और डीप फेक से झूठे वीडियो बन सकते हैं, एक फोटोशॉप से नया एविडेंस क्रिएट हो सकता है, उससे बचाने के लिए, संभालने के लिए आपके पास कोई रूल्स नहीं है। आपने फॉरेंसिक जांच मैंडेटरी कर दी, आपके पास फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज कितनी है? आज की तारीख में भी फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं, छोटे से छोटे केसेस में। ठीक है, आपने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ जाना चाहिए। अब जजेस जो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, अगर वो इतनी जल्दी जल्दी में काम करेंगे, एक तरह से प्रोग्रेसिव भी है, लेकिन इसमें त्रुटियां होने की, गलतियां होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ओवरऑल अगर आप देखिए इसको, पुलिस राज की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़े, आपकी हथकड़ियां वापस आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत साल इस पे कोशिश की, मशक्कत की, सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशंस ने, लोगों ने केसेस किए, तब जाके हुआ। क्योंकि हथकड़ी पहनाना, किसी को ले जाना, उसकी जमीर को गवारा नहीं करता है। उसके बाप, उसके बच्चे देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे, एक बेइज्जती, एक जलालत होती है। तो अब पुलिस बिना जुडिशियल ऑर्डर के भी आपको वो हथकड़ी पहना सकती है। आपका फोन, आपका लैपटॉप, पुलिस वाला अपने उस पे, बस पुलिस वाले को सेटिस्फाई होना चाहिए कि जरूरी है सीज करने के लिए। अब आपका फोन है, मान लीजिए उसमें एक थोड़ा सा एविडेंस तो है उस चीज का, लेकिन आपका पूरा फोन सीज हो गया। अब उसमें आपकी प्राइवेट पिक्चर्स भी है, आपके प्राइवेट कॉन्वर्सेशन भी है, जिनका इस केस से कोई मतलब नहीं है, बट वो सब के सब एक्सपोज हो गए। हम प्रिवेसी पे अभी हमारा कोई सख्त कानून नहीं है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पे कोई कानून, कोई रूल्स नहीं है। आपको याद होगा ये कानून पास कैसे हुए थे। 126 जहां तक है सांसदों को सस्पेंड करके ये कानून पास किए गए थे, इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, बहुत जल्दीबाजी में लाया गया था। ये कानून वो कानून है जिसपे एक एलिगेशन लगता है कि ये सरकार जो है वो डिक्टेटोरियल होती है, तानाशाह होती जा रही है, तो ये कानून उस चीज को, वैसी भावनाओं को संबल देता है। वो बताता है कि हाँ शायद ये बात, ये एलिगेशन जो है ये शायद सच हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। वकीलों को कंफ्यूजन होगा, जजेस को कंफ्यूजन होगा, कोई सर्टेनिटी नहीं है। जो वकीलों की वकालत बेल की है, बहुत सारे वकील सिर्फ बेल कराते हैं, उनको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। तो ओवरऑल एक तो इसमें कोई रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता, कोई इंडियनाइजेशन नहीं हो रहा है। जो इसका ऑब्जेक्टिव है डीकोलोनाइजेशन, सिर्फ आप हिंदी कर देने से डीकोलोनाइजेशन नहीं हो जाता। आपने हिंदी कर दिया, इसमें भी एक दिक्कत है कि साउथ के, आप मद्रास बार ने इसके खिलाफ स्टेटमेंट निकाला है, पुडुचेरी ने निकाला है, वहां स्ट्राइक्स भी होने वाली हैं या हुई हैं, मैंने सुना था। तो वो कैसे बोलेंगे, उनको हिंदी नहीं आती है वहां के वकीलों को, जजेस को। तो आपको कभी भी कोई भी कानून आता है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसका नाम होता है जी। तो इसको भी वही करना चाहिए। एक पॉलिटिकल मोटिव इसका जो भी हो, इसका जो जमीन पे इम्प्लीमेंटेशन होगा वो बहुत तकलीफदेह हो सकता है, और बहुत चांसेस है कि तकलीफदेह होगा।
बिल्कुल। तो अनस जैसे बता रहे थे कि तमाम मुश्किलें आने वाली हैं इसको लागू कराने में, क्योंकि आपने एक बात और बोली अनस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। पीयूष, आपने सुना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने बोला कि भाई तमाम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, संसाधनों की ही कमी है इस देश में, चाहे वो पुलिस से जुड़े हों, चाहे वो न्यायालय से जुड़े हों, चाहे उसके निपटारे से जुड़े हों, चाहे फोरेंसिक का जिक्र किया, जो फोरेंसिक का जांच का पहलू। जी एक बात अगर आप इजाजत दें ऐड कर दूं। जी जी सुप्रीम कोर्ट में ही बहुत सारे जजेस, अब और इतना वक्त हो गया जब से एकदम पूरा सेटअप बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे जजेस के रिजर्वेशन होते हैं कि हम नॉन मिसलेनियस डे पे वीसी से नहीं सुनेंगे। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यूपी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप वीसी से के जरिए बहुत अकोमोडेटिंग नहीं है जजेस, वो सेटअप भी नहीं है। और ये हम बड़े शहरों की छोटी छोटे शहरों में जाएंगे, भाई दे आर आउटलाइन कोर्ट्स ऑल्सो, जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर आउटलाइन कोर्ट्स होती है, वहां पे कोई, वहां पंखा नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है। आप कह रहे हैं कि वहां पे वीसी के थ्रू कैसे हो जाएगा? मैं क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करूंगा इलेक्ट्रॉनिक मोड से? क्रॉस एग्जामिनेशन बॉडी लैंग्वेज का खेल होता है, ठीक है, हम वहां खड़े होते हैं, हम वहां बात करते हैं, वो प्रेशर डालते हैं तो चीजें निकलती हैं। मैं, अब मेरा क्लाइंट जेल में अगर है और वीसी के थ्रू अपेयर हो रहा है तो मैं उससे कम्युनिकेट कैसे करूंगा? तो मैं सही तरीके से उसका केस लड़ ही नहीं सकता हूं। तो ये सारी बहुत मुश्किलें आने वाली हैं आगे चल के। बिल्कुल। पीयूष, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की खास तौर पर जो बात हो रही है और पुलिस को क्या दिक्कतें आने वाली हैं उसको लेकर भी बात हो रही है कि तमाम तरह की ट्रेनिंग चाहिए होगी पुलिस को, तो क्या इस पूरे देश के पुलिस महकमे को ये ट्रेनिंग दे दी गई है? जो नए कानून बने हैं उसको लेकर हर एक सिपाही से लेकर दरोगा से लेकर आईपीएस तक के जो अधिकारी होते हैं उन तक ये ट्रेनिंग पहुंच गई है कि नए कानूनों का इस्तेमाल कैसे करना है? और गांव-गांव तक जब बात होती है इसको पहुंचा देना, तो क्या वो इतनी तेज़ी से चीज़ें हो गई हैं? क्योंकि आज से तो भाई नए कानूनों के तहत मुकदमे दर्ज होना शुरू हो जाएंगे, तो इसको कितना मुश्किल और कितना आसान होने वाला है हैंडल करना? पीयूष। बिल्कुल सौरभ, देखिए इस मामले में पिछले 3 महीने से जो कवायद है वो शुरू कर दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और कई राज्यों से जो सूचनाएं हमें मिली हैं उसमें ये जानकारी सामने आई है कि जो आईपीसी था और जो अब भारतीय न्याय संहिता है, दोनों की एक टैली बना करके बड़े अधिकारियों को दी गई और उसके साथ में एक ट्रेनिंग भी ख़ास तौर पर जो कानून के जानकार हैं उनकी तरफ से दिलाई गई थी। और वो बड़े अधिकारी अपने निचले स्तर के अधिकारियों को और फिर वो निचले स्तर के अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारियों को पूरी जो ट्रेनिंग है वो देंगे इस मामले में। हालांकि इसमें बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं जो पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर उसका टाइम फ्रेम तय कर दिया गया है। जैसे जो एफआईआर हुई है उससे संबंधित दस्तावेज़ पूरी तरह से कलेक्ट कर लिया जाना, हर हाल में 30 दिन का उसके लिए समय है, अधिकतम उसके लिए 45 डेज 15 दिन लिवरेज के लिए रखा गया है। तो ये समस्या पुलिस के सामने है। कई बार कुछ कागजात किसी जो पीड़ित है उसको बाद में मिलता है और वो अगर शामिल कराना चाहेगा तो फिर उसके लिए अदालत से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये स्थितियां भी सामने आएंगी। उसके अलावा चार्जशीट फाइल करने के लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है। अदालतों के लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है कि भाई आप 2 साल में दे देंगे जजमेंट अपना, आप जो है ऐसे मामलों में आप 1 साल में दे देंगे जजमेंट। तो ये प्रैक्टिकल दिक्कतें अदालतों के सामने भी है, चूँकि नया कानून है सीधे तौर पर उनके पास पहले से ही पुराने मामले बहुत बड़े पैमाने पर लंबित है और संसाधन और व्यवस्था भी नहीं है। अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि लाखों लोगों के क्षेत्र में एक थाना होता है और साथ ही कुछ पुलिस चौकियां होती हैं। तो ये अलग बात है कि एक पुलिस वाला अगर किसी चौराहे पर होता है तो उस क्षेत्र में शांति बनी रहती है या वो कायम करने की कोशिश कर लेता है, लेकिन ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है हर एक पुलिस वाले के लिए और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो पुलिस बाहर क्षेत्र में नहीं है, यानी कि पेट्रोलिंग नहीं कर रही है, बल्कि वो कागजी कार्रवाई कर रही है और वो अदालत तक जा रही है केसेस ले करके, आरोपियों को ले करके। उनके लिए बड़ी परेशानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पुलिस के पास, ये स्पष्ट है पहले से। जो विंग्स बनाई गई हैं वो अलग बनाई गई हैं, डिजिटल के लिए विंग्स अलग हैं। अगर आप कोई एफआईआर करने जाते हैं कि आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ऑनलाइन हुआ है तो उसके लिए अलग विंग है, क्योंकि सामान्य पुलिस शायद वो समझ नहीं पा रही है। तो अब ऐसी स्थितियां हैं जब
कम्युनिकेशन गैप होगा तो उसका जो खामियाजा है वो लोगों को भुगतना पड़ेगा। यही वजह थी कि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि इस मामले में व्यापक चर्चा की ज़रूरत है। आप देखिए, फोरेंसिक लैब्स की बात की वकील साहब ने, तो वाकई ये है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त तादाद में फोरेंसिक लैब्स नहीं हैं। आप अचानक जो है वो भार सिर्फ उन लैब्स को सौंप देंगे जो अभी मौजूदा काम नहीं कर पा रही हैं, तो कैसे चलेगा। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जो कानून लागू हुआ है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और जो मौजूदा बजट आने वाला है उसमें आपको इसका जो अंश है वो दिखाई देगा, उसके लिए कोष स्पष्ट तौर पर जारी किया जाएगा। तो ये संभावना बनती है कि सरकार इस मामले में आगे कदम उठाएगी, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है कि कानून तो लागू हो गया लेकिन अभी जो ढांचागत व्यवस्था है वो नहीं है। उसके अलावा अगर आप ट्रेनिंग मान लें तो निचले स्तर पर जो ट्रेनिंग है वो कितनी सटीक हुई है ये हमें नहीं पता है। अगर आप 300 सेक्शन 300 आईपीसी का ले लें और सेक्शन 302 ले लें तो उन दोनों का अंतर बताना भी शायद एक सामान्य पुलिस वाले के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि उनसे कोई पूछने नहीं जा रहा है, लेकिन जब मामला दर्ज किया जाता है तो उसमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं और वकील भी इस चीज़ को ख्याल रखते हैं कि जिस सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हुई थी और जब ट्रायल होता है तो वो सारी चीज़ें उन्हें स्पष्ट करनी होती है। बचाव पक्ष हो या अभियोजन पक्ष हो, दोनों को ही उस किताब यानी कि जो आईपीसी थी अब भारतीय न्याय संहिता है उसके बेसिस पर आगे बढ़ना होता है और सीआरपीसी और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके बेसिस पर प्रोसेस पूरा करना होता है पुलिस को या कोई और एजेंसी हो। तो आप अगर प्रोसेस को कठिन कर देंगे और उसके साथ ही जो व्यवस्था है वो नहीं होगी तो ऐसे में सिस्टम कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सरकार ने चूँकि इस बारे में स्पष्ट तौर पर आश्वासन दिया है कि इस मामले में जो ढांचागत व्यवस्था है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और उस पर भी शायद रूपरेखा तैयार कर ली गई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से सरकार इस मामले में जो बेसिकली भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो तैयार किया गया है, जो लागू किया गया है, उसको अच्छे तरीके से लागू करने के लिए, लोगों को इंसाफ देने के लिए और सभी को सहूलियत रहे इसके लिए और क्या ढांचागत व्यवस्था करती है, किस तरह से पुलिस बल की तादाद बढ़ाई जाती है, किस तरह से डिजिटल करने के लिए गांव-गांव तहसीलों में या दूर दराज क्षेत्रों में व्यवस्थाएं की जाती हैं, ये सब आने वाले समय में हमें देखना होगा कि सरकार किस तरह से कर रही है और अगर नहीं करती है तो इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। जी सौरभ। बिल्कुल, सरकार के लगातार दावे हैं कि वो व्यवस्थाएं कर रही है, संसाधन जो होने चाहिए उनके लिए प्रबंध कर रही है और आने वाले बजट में इसको लेकर चीज़ें दिखेंगी भी, तो हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। अनस, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो फ़िलहाल लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या आगे उनका फ्यूचर है, देखते हैं तमाम बच्चे जो 12th पास करेंगे कि हाँ हमें जो लॉ करना है, उनके लिए क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, उनके लिए क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं? क्योंकि एक अभी मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें एक बात ये भी थी कि अभी तक के जो लॉ स्टूडेंट्स होते थे उनके पास तमाम तरह की पुरानी आईपीसी सीआरपीसी के तहत केस स्टडीज़ होती थी, तमाम व्याख्याएं होती थीं, क्योंकि नियम कानून का मामला तो ऐसा है कि हर कानून की व्याख्याएं समय समय के तहत बदलती रहती हैं और एक्सप्लोर होती रहती हैं। तो नए बच्चों के सामने जो फ्यूचर देख रहे हैं लॉ में, वकील बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे? देखिए, नए बच्चों के लिए तो ठीक है, जो आगे आना चाहते हैं वो तो नया पढ़ेंगे। वो जो इस वक्त जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट दे लिए हैं, जो एकदम बीच में हैं, उन्होंने ज्यादातर ने रट लिया है पूरा आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, उनके लिए बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि उनको फिर से पूरी नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बदलेगा, सही मायने में सिलेबस बदलेगा। जहां तक रही बात लीगल प्रिंसिपल्स की, क्योंकि बहुत बदलाव नहीं है किसी चीजों में, एविडेंस में थोड़ी बहुत चेंजेस हैं एविडेंस एक्ट में, उसके तो लीगल प्रिंसिपल्स मोटे मोटे सेम रहेंगे। वो आज के डेवलप नहीं है, वो बहुत से 200-300 साल पहले से ये प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डेवलपमेंट किया है, तो वो लीगल प्रिंसिपल्स ओवरऑल सेम रहेंगे। एक अच्छी चीज ये है क्योंकि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है।
लेकिन हाँ, क्योंकि कई नए कानून आ गए हैं, नंबरिंग बदल गई है, तो जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत दुखदाई हो जाएगा, चाहे यूपीएससी वाले हों, चाहे जुडिशरी वाले हों। जो लॉ लेके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत दुखदाई होने वाला है। मैंने अपने क्रिमिनल लॉ के टीचर से कहा था कि सर फिर से पढ़ा दीजिए, तो उन्होंने कहा मुझे खुद अब अपने टीचर के पास जाके पढ़ना पड़ेगा। तो ये जी। सब पूरा वो हो गया। और मैं एक आखिरी कमेंट बस ये कहूंगा कि पहली एफआईआर, जो पहला केस जो दर्ज हुआ है, वो दिल्ली में एक स्ट्रीट वेंडर के ऊपर हुआ है। जी। और ये स्टेटमेंट एक प्रोफेसी है कि ये कानून किसको नुकसान करेगा, किसके काम आएगा। बिल्कुल, और हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी इसके इम्प्लीमेंटेशन पर, जो दावे हैं उन पर। पीयूष जी आपका बहुत धन्यवाद, अनस जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी लगातार हम नज़र बनाए रखेंगे, सरकार के जो दावे हैं, विपक्ष का जो आरोप है, उन पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। और इस जो नया कानून आज से देश में लागू हुआ है उसके बारे में जो भी अपडेट्स ऐसे आते रहेंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।